तो आपने उसमें क्या किया था, सिलेक्ट वेरिएबल्स जब इंट्रोड्यूस थे तो कुछ नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुए। आज हम आपको नए उसमें देखेंगे सरप्लस वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल, ये नए आएंगे। ये वेरिएबल्स हैं, ये दोनों एक साथ आएंगे आपके पास। तो इस वेरिएबल में अगर आप क्वेश्चन करें तो कैसे करते हैं, इसको कई लोग बिगम मेथड भी कहते हैं। बिगम मेथड भी कहा जाता है इसमें। तो इस मेथड की खासियत क्या है, बिगम का क्या मतलब है, इस पे हम लोग बातचीत करेंगे। पिछला मेथड आपको क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि जो हमारी टेबल्स बनेंगी, सिंपलेक्स टेबल, उनको समझने के लिए आपको पिछला मेथड बाकी वही है, बस शुरुआत में वेरिएबल में थोड़ा अंतर है। सिंपलेक्स टेबल का रिपीटेशन वैसे ही होगा बिल्कुल। तो अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है या आपको सिलेक्ट वेरिएबल के साथ सॉल्व करना नहीं आता है, तो आपको वो पहले देखना चाहिए, तब आपको इस लेक्चर में ज्यादा फायदा होगा। अगर आप पिछले में थे तब तो बहुत अच्छी बात है, पिछले में नहीं थे तो आज आपको हो सकता है इसमें डायरेक्टली देखने में थोड़ा दिक्कत आ जाए, क्योंकि टेबल पूरा बार बार डिटेल में समझा पाना हर बार संभव नहीं होता, क्वेश्चन थोड़ा लंबा होता है इसमें, एक ही क्वेश्चन अच्छा खासा टाइम खाता है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, देखिएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं। ये एलपीपी को हम सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व, पिछली बार मैंने मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम ली, तो इस बार मैं मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम ले लेता हूं। तो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को हम यहाँ मैक्सिमाइजेशन में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, मैं इस क्वेश्चन को लिखाने के बाद आपको बताऊंगा। तो मिनिमाइजेशन हम आपको करना है 4x1 प्लस 2x2 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। शर्तें आपकी ये हैं कि 3x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 27 है, माइनस x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू -21 है, x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, और x1 x2 नॉन नेगेटिव। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ये तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग हमेशा क्या करेंगे, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को मैक्सिमाइजेशन में बदलने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। वो कैसे, मैक्सिमाइजेशन जेड स्टार जो होगा माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा -4x1 प्लस 2x2, वेयर आपने जेड डैश इक्वल टू माइनस टाइम जेड ले रखा है। तो जेड जो आपका था जिसको आपको मिनिमाइज करना था, तो आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो हमेशा चलेगा एलपीपी में। कभी भी आपको मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम मिलती है सिंपलेक्स के किसी भी वेरिएशन में, तो आपको क्या करना चाहिए ये बता रहा हूं मैं। उज्जैन के जितने भी बच्चे हैं मैं देख रहा हूँ टाइम पर जोड़ने वाले हमेशा दो चार ही बच्चे हैं। आप लोग बाकी कोई भी टाइम को फॉलो कभी नहीं करते। आपको जब मेरी याद आ जाती है आप तब जुड़ जाते हैं, ये बच्चों अच्छी बात नहीं है। रेगुलर तो आप में से शायद ही कोई है वैसे भी ना, तो आप लोगों की वजह से ये शुरू किया। मेरे को, मैं ऑलरेडी ओवरलोडेड हूँ, इतना ज्यादा लोड है, उसके बावजूद आपके रिक्वेस्ट पे ये शुरू हुआ है, लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स काफी निराशाजनक है। रेगुलरिटी नहीं है, कोई बात नहीं, जिस दिन आना है भाई टाइम पर आया करो। मैं बार बार कहता हूँ, दिन में 1 बजे का टाइम दे रखा है, तो 1 बजे मतलब 1 बजे ही होता है।
तो आप लोगों ने हर मोर्चे पे निराश किया है। आपके यहाँ होता होगा कि क्लास जितने बजे रही जाए उसके बाद भी शुरू होती होगी, मेरे साथ नहीं होता है ऐसा बच्चा। कोशिश करिए अनुशासन बनाएं। ये शुरुआती 2-4 दिन का इम्प्रेशन मैं बदल लूं और आप लोग सिंसियरली काम करें, मुझे भी अच्छा लगेगा। देखो बच्चों, मेरी मार्कशीट में तो आप नंबर बढ़ नहीं सकते, लेकिन आप लोगों की मार्कशीट में अभी बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। सिंसियरली काम करेंगे, आप ही का फ्यूचर ब्राइट है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ऑपरेशन रिसर्च, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं साफ कह रहा हूँ। ना ही मुझे फ्यूचर में इसमें कोई बहुत मेहनत करके चीजें सीखनी है। एक्चुअली मुझे इस फील्ड में काम ही नहीं करना है। मैं प्योर मैथमेटिक्स में बहुत खुश हूँ। अप्लाइड मैथ्स में केवल हो सकता है लास्ट बार पढ़ा रहा हूँ, भविष्य में कोई और टीचर आ जाएंगे तो शायद मैं नहीं पढ़ाऊंगा इसको। तो मैं केवल मेथड सिखा रहा हूँ, उसके पीछे का लॉजिक मुझे मालूम भी नहीं है, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। और ना ही मैं इंटरेस्टेड हूँ सीखने में। ऐसा हो सकता है कि मैं आप लोगों की एक्सपेक्टेशन पे खरा ना उतर पाऊँ। अब क्या कह सकते हैं उस पर। तो देखिए प्लीज, मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइजेशन बदलने का हमेशा एक ही तरीका है एलपीपी में। आप उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत ही आसान काम है। क्यों है, अरे सॉरी, माइनस से मल्टीप्लाई किया मैंने तो 8 जीरो तो माइनस किया, दूसरी जीरो नहीं किया। सॉरी, ये मेरी गलती है। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों माइनस हो जाएंगे। तो -4x1 -2x2। और ये चीज ये भी बता रही है, जैसे मेरी तो गलती है, मैं तो मान ही रहा हूँ, ये भी बता रही है कि आप कितने मन से जुड़े हुए हैं इस समय क्लास में। क्योंकि जो ध्यान से जुड़े होते हैं बच्चे, मैंने कई बार देखा, वो मेरी गलतियां पकड़ लेते हैं कि सर आपने यहाँ पर गलत किया है। तो अब हम क्या करें इसमें देखिएगा, हम लोग सरप्लस वेरिएबल जोड़ेंगे। सरप्लस और आर्टिफिशियल दोनों जोड़ेंगे। किस तरह से, हम पहले तो सबसे पहले हमेशा याद रखिए इन प्रॉब्लम्स को जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं बच्चों, तो ये जो राइट साइड है वेक्टर, ये पॉजिटिव होना चाहिए। इसमें दूसरी क्वेश्चन में -21 आ रहा है, तो हम दोबारा लिखते हैं इसको। और 3x1 + x2 > 27। अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये x1 + x2 > 21 हो जाएगा, और x1 + 2x2 > 30 हो गया। तो अब मैं यहीं पर लिख देता हूं कि अगर मैं इसमें यहां पर ये लिख देता हूं कि मैं क्या इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इस जगह का उपयोग हो जाएगा। नाउ इंट्रोड्यूसिंग सरप्लस and artificial variables. We get, तो हम लोग इसको कैसे क्वेश्चंस को लिखने देखिएगा। आपके पास अभी तक दो ही वेरिएबल हैं, x1 x2। आपने तीनों में तीन तो सरप्लस जोड़ सब्ट्रैक्ट करने हैं। सरप्लस को पिछले लेक्चर में मैंने समझा रखा है कि उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं। और तीन आप आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ेंगे। तो फाइनली ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे, ये केयरफुल रहिएगा। यहाँ पर 3x1 + x2 इतना तो है ही सब, दूसरा x1 + x2 ये भी है, और x1 + 2x2 ये भी है। मैं इनको बदल देता हूं ताकि आपको समझाने में मदद मिले कि -x2 इसमें x3 कर देते हैं, इसमें x4 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और इसमें x5 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, प्लस आप क्या करें, आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ेंगे। सरप्लस वेरिएबल का कंसेप्ट जरूर पहले सीखिएगा, आपको तभी समझ में आ पाएगा। अब आप इसमें एक वेरिएबल जोड़िए, x5 तक आ चुके हैं तो x6 जोड़िए, और x7 अगले में जोड़ेंगे, इसमें नहीं जोड़ेंगे। x8 भी आएगा फिर। तो इसमें केवल x7 जोड़ रहे हैं हम, बाकी खाली ऐसे सिमेट्री के लिए लिख रहे हैं। तो इसमें हम इन दोनों को नहीं जोड़ रहे हैं, केवल x8 को जोड़ रहे हैं।
ये अब बराबरी आएगी आपके पास, और ये बराबरी में इधर 27 है, इधर 21 है, और इधर 30 है। बस हो गया। बाकी वेर सारे वेरिएबल x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 सभी के सभी नॉन नेगेटिव होने चाहिए। तो जब भी आप ग्रेटर देन वाली इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, पहले तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कुछ जिनको आपने मैंने ब्लू पेन से लिखा हुआ है x3 x4 x5, वो सरप्लस वेरिएबल है। और x6 x7 x8 तीनों में 8 8 जोड़ा है, बाकी दोनों को खाली 0 टाइम्स कर रखे हैं। पहली इक्वेशन में x6 जोड़ा है, दूसरे में x7, तीसरे में x8। बल्कि राइट साइड में यूनिट मैट्रिक्स भी बना रहे हूं। तो ये आपके पास टेबल हो गई। यहां से फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल अब हम बना सकते हैं आसानी से। तो सिंपलेक्स टेबल आपको बनानी अब मुझे लगता है आ गई होगी, आपने सीखा होगा। तो मैं अब बना के आपको दिखाता हूँ। 3 इक्वेशन है, ऊपर 2 लाइन और होगी 5, और एक लाइन नीचे 6। 6 लाइन का आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, अगर पिछली बार से आपने सीखा हो तो। ये है। मुझे थोड़ा इसको बनाने में टाइम लगता है क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर नहीं जानता इतना, मैं मैनुअली बनाता हूँ। दो लाइन ऊपर की हो गई, फिर एक 2 लाइन हो गई, तीसरी लाइन और फिर एक लास्ट लाइन। ये था हमारे पास। अब हम इसमें किस तरह से वैल्यू लिखते थे अगर आपको याद हो, पहले को छोड़ के ये है दूसरा, ये आ गया। अब यहाँ बहुत सारी इक्वेशन बन जाएंगी, तो x1 x2 x8 तक करना है, x3 x4 x5 x6 x7 x8। मैं इनको थोड़ा बेहतर तरीके से बना दूँ। क्योंकि आप भी अपनी कॉपी पे बनाएंगे, जाहिर सी बात है समय लगता ही है सबको, कोई दिक्कत नहीं है, इतना टाइम मैनुअली लगेगा सब। हम लोग यहाँ सी जे लिखते हैं, तो कॉस्ट ऑफ जे, कॉस्ट हम लिखेंगे तो पहले में -4 थे, दूसरे में -2 था, फिर तीनों की जीरो आ जाएगी, तीनों जो आपके पास हैं नए। आप कहेंगे 3 और थे, उनकी कॉस्ट कैसे तय होगी? तो बच्चों अब मैं वो लिखता हूँ, उनके लिए आप यहाँ पर ऐसे लिखिएगा, देखिए प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। आपको मैक्सिमम जेड डैश लिखना है, तो -4x1 -2x2 तो था, बाकी जो 3 है उनकी कॉस्ट जीरो होगी, तो 0x3, तो स्लैक वेरिएबल थे तब भी जीरो है, सरप्लस वेरिएबल है तब भी जीरो है। लेकिन अब यहां से ध्यान दीजिएगा, जो 3 नए हैं h6 h7 h8, वो स्लैक या सरप्लस नहीं है, वो आर्टिफिशियल वेरिएबल है। उनको हम माइनस इन्फिनिटी तक पहुंचाएंगे, तो m लिखते हैं। m बहुत बड़ा नंबर है। कितना बड़ा नंबर? जितना बड़ा आप सोचना चाहो। तो फिर -m उतना ही छोटा भी होगा।
तो आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ आप हमेशा ये लिखेंगे। प्योर मैथ्स इसको बर्दाश्त नहीं करती। प्योर मैथ होती तो या तो इन्फिनिटी लिखो रहती, लेकिन व्यावहारिक जीवन में हम लिख लेते हैं बहुत बड़ा नंबर। ये ऐसे ही है जैसे कोई बहुत गरीब परिवार का बच्चा हो और वो कहे कि एम 10 करोड़ है, तो जाहिर सी बात है उस इंसान के लिए बहुत बड़ी राशि है, तो ये वही मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो पहली मैक्सिमाइज जेड डैश लिखा है आपने, उसमें x1 से लेके x8 से जो कोफिशिएंट है उनको क्रॉस्ड बोलते हैं बच्चों। आप देखिए इसमें मैं वही सब क्रॉस्ड लिख रहा हूँ। -4 -2 लिखा, फिर 3 बार 0 लिखा, अब बाकी 3 बार -m लिखूंगा मैं। इन तीनों की क्रॉस्ट -m है। ये है सीजे है, ठीक नीचे आपके पास बी आता है। बी में राइट साइड के 3 एलिमेंट आएंगे, तो वो 27, 21 और 30 है। तो मैं उनको लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर अब बी के नीचे आना चाहिए 27, फिर 21 और फिर 30। अब यहाँ से जो इक्वेशन हैं उनके कोफिशिएंट लिखते जाइए बी के साथ। राइट में आपके पास आएगा y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8। तो 27 के सामने आप टेबल सोचिएगा। ये आएगा 3, 1, -1, और उसके बाद x3 है। x3 के बाद सीधे x6 आ रहा है, तो इसका मतलब 4 और 5 0 आएंगे इसमें। तो x6 का 1, 7 का 0, 8 का 0। ये लास्ट, अब नेक्स्ट इक्वेशन देखिएगा। 21 के सामने 1, x2 भी 1, फिर x3 है ही नहीं, तो 0, x4 -1, x5 है ही नहीं, तो 0, x6 0, x7 1, x8 0। 30 के आगे देखिए x1 1, x2 2, x3 है ही नहीं इसमें, x4 भी नहीं है, x5 -1, x6 0, x7 0, x8 1। आपका इतने टेबल बन पाई है अभी तक। ये जो मैंने टेबल बनाई है क्वेश्चन के बेस पर, इसमें किसी को कोई सवाल पूछना है तो आप आराम से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। किसी को कुछ नहीं पूछना है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम आगे बढ़ाते हैं टेबल को। राइट साइड में पहले कॉलम में हम लोग क्या लिखते हैं, अगर आपको याद हो। कोई मनोरमा इसमें बताना चाहोगी, यहाँ क्या लिखूं? एट्स बी। तो आपके जो वेरिएबल है क्रॉस्ट वाले थे, x6, x7 और x8, इनकी क्रॉस्ट क्या है मालूम है? -m। क्रॉस्ट ऑफ बी, हमें इतने से ही मतलब है, बस हो गया। टेबल बन रही पूरी। तो वही परसों वाला, बाकी काम तो वही रिटर्न का है। यहाँ पर क्या लिखना चाहिए? y1 के नीचे कितना आएगा? y1 के नीचे क्या आएगा यहाँ पर? कोई स्टूडेंट बता सकते हैं? अरे भाई, कोई हो भी क्लास में, नहीं हो? -5m+4, कोई बता सकते हैं इसका लॉजिक क्या है? ऐसा कैसे रख दिया होगा मैंने?
बच्चों ये माइनस एम देखिए, कॉस्ट देखिए, 3 की कॉस्ट y1 के नीचे क्या है देखिएगा, 311 है, और कॉस्ट ऑफ b के नीचे माइनस एम माइनस एम माइनस एम। तो मैंने यही बताया था कि माइनस एम इंटू 3 प्लस माइनस एम इंटू 1 प्लस माइनस एम इंटू 1, तो ये हो गया -5m। उसमें से घटा दीजिए जो सबसे ऊपर लिखा है -4, तो वो +4 हो जाएगा। अगर ये समझ में आया तो y2 वाले में सबसे नीचे कितना आएगा, कोई बता सकते हैं? -m इंटू 1 प्लस -m इंटू 1 प्लस -m इंटू 2, -4m प्लस 2, -4m प्लस 2। अगले में क्या आएगा? सर -m+0। नहीं, प्लस m आएगा, -m हाँ, इंटू +m -m। +m+0। यस सर। अगले में m ही आएगा। माइनस सेम यहाँ आएगा पर भी इसमें भी। नेक्स्ट में क्या आएगा? -m+m तो 0। ठीक है, नेक्स्ट। सर -m+m 0। इसमें m कोई बहुत ही बड़ा नंबर है, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव किसके आने के चांस हैं? ये जो सबसे नीचे लिखे हुए हैं बच्चों नंबर, इनमें सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन होगा? -5m+4। ठीक हो गया, तो ये इंक्रीमेंट वेक्टर होगा। अब आउटगोइंग कैसे देखते थे, किसी को याद है? मिनिमम ऑफ b अपॉन अब x1 या y1, जो भी लिखना हो, आपको याद होगा। b आपके पास 27/3, y1 के नीचे के एलिमेंट 21/1 और 30/1। तो इनमें सबसे छोटा क्या आया? 20। 27/3। हाँ। तो जो 3 आ रहा है वो आपका टी एलिमेंट है। अगर आपको याद हो, ऐसा हमने पिछली बार भी ऐसे ही किया था। ये इस टेबल का टी एलिमेंट है, सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है, और यही ये तय भी करेगा कि कौन बाहर जाएगा। जिसमें टी एलिमेंट है वो वाला बाहर जाएगा। वो वाला कौन है? वो वाला इधर देखिएगा, लेफ्ट में टेबल पे, ये बाहर जाएगा जहां सही का निशान है, H6 बाहर जाएगा। और यहाँ आएगा कौन? जो इनकमिंग के सामने ऊपर लिखा है y1 लिखा है, मतलब x1 आएगा। x1 आएगा तो x1 की कॉस्ट कितनी है? बच्चों x1 की कॉस्ट कितनी है? x1 की कॉस्ट सबसे ऊपर लिखी है -4, तो वो आएगा। और जो भी एलिमेंट आएगा अपने कॉस्ट के साथ आएगा। तो अब एक टेबल दोबारा बनानी हुई पूरी, तो यही टेबल दोबारा बनेगी। तो मैं टेबल दोबारा बनाने के बजाय उन्हीं लाइनों को आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि दोबारा पूरी टेबल बनाने से अच्छा है इसी में काम किया जाए आगे को। अलग अलग भी बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में 8 के नीचे 8 बनाते जाइएगा, वो ज़्यादा एफिशिएंट तरीका है। आपके पास 2 रो हो गई, 8 और बना देते हैं, 3 ही तो रो है। ये हो गया बस। और चौथा एक फाइनली इन तीनों की समरी के लिए ये आ गया। आप बाकी वैसे ही पूरा करते रहिए ये। सॉरी, कर्सर फिर गया। ठीक है,
तो अब इन रोज में एलिमेंट को भरा कैसे जाए, अब हमने ये सीखना है। देखिए प्लीज, हाँ इधर भी तो दो बनाने हैं अभी। ठीक है, इतना काफी है। यहाँ पर देखिएगा, एक्स सिक्स बाहर जाएगा कहा मैंने, और यहाँ पर एक्स वन आ जाएगा। क्योंकि वाई वन वाले में इनकमिंग वेक्टर का एरो लगा था, एक्स वन आएगा तो एक्स वन की कॉस्ट -4 आ जाएगी। ये आ गया। और इस रो के बाकी एलिमेंट कैसे भरे जाएंगे, कोई स्टूडेंट बताना चाहेंगे? क्या करते थे? कोई नहीं। सर -5 का मल्टी मतलब बटे में करेंगे। हाँ, थ्री थ्री एलिमेंट से पूरे रो को डिवाइड कर दीजिए। हाँ। हर एलिमेंट, बस सिंपल है। तो बताइए प्लीज, एक्स वन के आगे 27 वहां पर लिखा था, तो वहां पर क्या आ जाएगा? आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 9, 1, 9 1 1/3, -1/3, 0 0, 1/3 1/3, 0 0। बस हो गई। बढ़िया। अब चैलेंज ये है कि ये तो ठीक है, अच्छा अभी बाकी तो रहेंगे। x1 के अलावा यहाँ पर कौन कौन थे? h7 और h8 थे, वो रहेंगे अभी, वो नहीं हटाए गए हैं, तो उनकी कॉस्ट भी -m रहेंगी। केवल ये 8x1 आया, चलो अच्छा है। बाकी एलिमेंट के लिए हम क्या करते थे, अगर आप बताना चाहेंगे तो अच्छा लगेगा। कोई स्टूडेंट बताएंगे? आप थोड़ा भी बताओगे मैं मदद करूंगा आपको, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। नहीं आता, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, मैं मदद करता हूँ। देखिए प्लीज, अब दूसरी रो में देखिएगा कैसे करते हैं। दूसरी रो में जो की एलिमेंट है उसके नीचे क्या लिखा हुआ है दूसरी रो में? तो 1 लिखा है नहीं, 3 के नीचे, की एलिमेंट के नीचे, सेकेंड रो में। तो 1/3 आपका यूनिवर्सल मल्टीप्लायर है इस बार, हर एक को मल्टीप्लाई करेंगे इससे। मतलब जैसे 21 है तो 21 की जगह क्या लिखोगे? 21 -27 इंटू 1/3 1/3। 1 की जगह क्या लिखेंगे नेक्स्ट? 1 -3 इंटू 1/3। अगले 1 की जगह क्या लिखेंगे? 1 -1 इंटू, 1/3 बाकी ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये पहला क्या आएगा? 12। पहले को सॉल्व करिए, 21 की जगह क्या आया? 12। दूसरे को सॉल्व करिए, 0। तीसरे को सॉल्व करिए, 0 2/3। सॉरी 2/3। नेक्स्ट में क्या आएगा? 0 माइनस की जो प्लस हो जाएगा, 1 इंटू 1/3, 1/3 रहा। फिर -1 ही रहेगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर -1/3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। बस। क्या सेकेंड रो समझा पाया मैं? अब आपके पास थर्ड रो के लिए देखना है, की एलिमेंट के नीचे क्या है? की एलिमेंट के नीचे थर्ड रो में क्या है? इस बार भी 1 ही है। की एलिमेंट के नीचे थर्ड रो में यहां पर भी 1 है, तो फिर अभी भी यूनिवर्सल मल्टीप्लायर 1/3 रहेगा। तो अब आप बताइए, 30 की जगह क्या लिखा जाए? 30 की जगह 30 -27 इंटू 1/3, और 1 की जगह पर
1 माइनस 3 इंटू 1/3, 2 चीज ऊपर, 2 माइनस 1 इंटू 1/3, ऐसे। तो क्या क्या भरेंगे जरा बताइए, पहला कितना आएगा? 21, दूसरा 0, तीसरा 5/3, चौथा बताइएगा। 1/3, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट -1, नेक्स्ट -1/3, फिर 0 और फिर 1। वही सारी चीजें घूम फिर के आनी है। अब बताइए यहाँ पर कितना लिखा जाएगा? यहाँ पर -4 इंटू 1, -4 आएगा, बाकी तो 0। और सबसे ऊपर कॉस्ट भी -4 ही लिखी है, तो -4 में से -4 सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पर 0 आएगा। ये हमारे पास 0 है। दूसरे में क्या आएगा? -4/3 पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/3 प्लस में -m/3, -m/3, -2m/3, -2m/3, ना तो ये आया, और प्लस 4/3, और तीसरे में कितनी है कॉस्ट? इतना ही रहेगा। बीच वाले में मैं छूटा है, यहाँ पर कितनी कॉस्ट आएगी बच्चों? यहाँ पर कॉस्ट कितनी आएगी? -2m/3, -5m/3, -7m/3, तो ये हो गया 7m/3, और -4/3 +2, -4/3 +2 कितना होता है? 2/3। तो ये इतना आया। अगला आ रहा -2/3 +4/3। ये तो कैलकुलेशन है, आप लोगों को खुद सोचना चाहिए कि ये क्या किया जा सकता है। यहाँ m, अगले में भी m, 0 0, बाकी तो 0 0 है ना। सबसे ज्यादा नेगेटिव इस समय आपको कौन लगता है? आप इस समय आप लोग बता सकते हैं कोई? m अगर बहुत ही बड़ा नंबर हो तो सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन होगा? ये वाली। -7m/3। बिल्कुल, ये सबसे इनकमिंग वेक्टर यही होगा। तो फिर जी सर। आउटगोइंग वेक्टर कौन होगा? आउटगोइंग किसको लिखेंगे आप? मिनिमम कैसे निकालेंगे? हम्म, हर बार एक ही होता है कि एलिमेंट कैसे निकालते हैं? b/h से इस बार कौन सा? h2 है इस बार। अब तो मिनिमम ऑफ कितना आएगा बच्चों?
9/1/3, 12/2/3 और 21/5/3। तो ये हो जाएगा मिनिमम ऑफ 27, 3 ऊपर चले जाएगा 18 और यहाँ 3 ऊपर जाए 63/5। आप लोग बताएंगे सबसे छोटा नंबर क्या आएगा? सबसे नहीं, लास्ट ही आएगा 63/5। सबसे छोटा तो 5/3 की एलिमेंट होगा अगली बार। अब तो 5/3 अगर की एलिमेंट है तो इस समय आउटगोइंग वेक्टर कौन होगा? 8 से 8 को बाहर जाना पड़ेगा। अब 8 से 8 की जो कौन आएगा? H2। फिर यही टेबल बनानी पड़ेगी। एक ही काम, कोई मतलब बहुत इनोवेटिव काम तो नहीं है, बाय रिपीटेशन है, इटरेशन है। टेबल तो आप परेशान होते रहेंगे, बाकी कुछ नहीं है। इसमें 2 टेबल और बनेंगी। कितनी बन गई है? 2 बन गई है ना, 2 और बने। अब एक ही काम इतनी बार मैं तो नहीं कर पाऊंगा। आप लोग मैं एक आध स्टूडेंट थोड़ा कोशिश हो रही है, बाकी तो कोई बोल भी नहीं रहे कुछ। तो आप इसे तब तक करेंगे जब तक ये निगेटिव टर्म आती रहेंगी नीचे। चौथी टेबल में निगेटिव एक भी टर्म नहीं आएगी नीचे, तो आप उससे आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, तो वहीं पर आंसर आ जाएगा अपने आप ही। तो इसमें कुछ नहीं है ऐसा, तो बहुत आसान चीज करना है। अब मेरे ख्याल से अब अगर आपको पहला लेक्चर आपको सिंपलेस्ट आ चुका है तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, केवल m नई चीज थी बस होगी। तो इस फाइनल आंसर जो है 48 है इसका मिनिमम वैल्यू। तो मैं वो लिख देता हूँ। अब वो तो आपकी मेहनत है बच्चों, आप जितना करें। H1 अगर 3 और H2 अगर 18 पे ले आए तो मिनिमम जेड लाना है। आंसर तो 48 ही आएगा। पहले -48 मिलेगा, फिर वो माइनस, क्योंकि मैक्सिमम था वो तो मिनिमम 48 हो जाएगा, ऐसे आएगा। ये टर्म सीखना है। एक ही टर्म का रिपीटेशन है और आपसे रिक्वेस्ट भी है कि पेन चलाइए प्लीज। आप देखते रहने से चीजें नहीं सीख सकते। कई बार जिंदगी में बच्चों कुछ चीजें हैं जो आप करेंगे तभी सीखेंगे। आप दूसरे को देख के कभी गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते। आप दूसरे को देख के कभी तैरना नहीं सीख सकते। आप दूसरे को देख के कभी डांस नहीं सीख सकते। जब आप खुद करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, आप सीख भी जाएंगे। तो आप इतना करिए। अगर इस सवाल को आप सीख जाते हैं तो आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल के साथ काम कैसे करते हैं ये सीख लिया है। हमारे यहाँ दिक्कत ये हो रही है, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है। कल मेरी ड्यूटी है चुनाव में, तो मैं कल नहीं पढ़ा पाऊंगा। परसों अब क्लास होगी, मैं बता दूंगा आप लोगों को। किसी को कुछ पूछना है, बोलना है तो बोलिए। किसी को कुछ नहीं बोलना है, चलिए ठीक है, फिर अगर नहीं बोलना है